हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। मैं अभिषेक सर आज डिस्कस करने वाला हूँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन। एक रिएक्शन मैं ले रहा हूँ जहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, जहाँ पर एट टाइम t इक्वल टू 0 में A का अमाउंट है 5 मोल्स और B है 500 मोल्स। ये फॉर्म नहीं हुआ है। आफ्टर टाइम t इसका 0.1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना बचेगा? 4.9 मोल बचेगा। चूंकि दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो B भी उसी अमाउंट में डिसोसिएट होगा, तो 499.9 मोल्स। तो ये कितना बचा? 0.1 मोल्स फॉर्म हुआ। ठीक है, यहां पर जो अमाउंट ऑफ B है, ठीक है, आप थोड़ा गौर फरमाइए, यहां पे जो नियर अबाउट चेंज नहीं हुआ है, नियर अबाउट चेंज नहीं हुआ, चूंकि इसकी अमाउंट इतनी ज्यादा है, ए के रेस्पेक्ट में इसका अमाउंट चेंज नहीं हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज वेरी वेरी लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, देयरफॉर वी कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी वेरी लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर अमाउंट ऑफ बी इज वेरी मच लार्जर देन द अमाउंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो यहां पर क्या मिलेगा? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है दोनों का, कंसेंट्रेशन ऑफ B स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, और यहां पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 2। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है सीम्स टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के जैसा लग रहा है। ठीक है, दिस रिएक्शन इट सीम्स टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के जैसा लग रहा है, तभी यहां पर 2 आया है। बट during the course of reaction, it has been found that the concentration of B remains practically unchanged। आप देख पा रहे हैं, इनिशियली कितना था? 500 मोल्स था इनिशियली, ये इनिशियली था। ठीक है, आफ्टर टाइम t के बाद कितना हो गया? 499.9 मोल्स। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर जो चेंज हुआ वो प्रैक्टिकली अनचेंज्ड है, 499.9 माने ऑलमोस्ट 500। ठीक है, जो B का अमाउंट है वो A की तुलना में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से यहां पे ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये भी प्रैक्टिकली अनचेंज्ड नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर जो देख के फिगर मिल रहा है वो प्रैक्टिकली अनचेंज्ड के बराबर ही है। ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या मॉडिफाइड हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A, K डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A, जहां पर K डैश क्या हो गया? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B, ये मिला। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज सीम्स टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट यहां पर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट ये हो रहा है कि जिस रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है वो रिएक्टेंट प्रैक्टिकली उसके अमाउंट में चेंजेस ना के बराबर हुआ है, नेग्लिजिबल चेंजेस हुआ है। ठीक है, लेकिन दूसरे रिएक्टेंट में एप्रिसिएबल चेंज, वो नेग्लिजिबल चेंज दूसरे रिएक्टेंट में एप्रिसिएबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए है, उसका अमाउंट बहुत ही कम है बी की तुलना में।
आप देख रहे हैं 100 टाइम्स कम है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम एक बड़ा सा समुद्र है उसमें से एक गिलास पानी निकाल लें, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समुद्र के पानी का अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं समझ आएगा। लेकिन वही अगर एक छोटी सी बाल्टी है उसमें से एक गिलास पानी निकाल लें तो पानी काफ़ी कम हो जाएगा। तो वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है समझ में आया कि हाँ बाल्टी की पानी कम हो गई, लेकिन समुद्र का पानी में कमी हुई है वो आपको समझ नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो ये क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि समुद्र का पानी काफ़ी ज़्यादा है और छोटी सी बाल्टी का पानी काफ़ी कम है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो जहां पर कंसंट्रेशन चेंज हमको समझ आता है हम वहीं पर रिएक्शन को मेजर करते हैं। यहां पर बी का अमाउंट में प्रैक्टिकली कोई चेंजेस समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ए के अमाउंट में एप्रिसिएबल चेंज समझ में आ रहा है। बात समझ में आ गई? इसीलिए जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, जो थोड़े देर के लिए हमको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा हम इनसाइड व्यू देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई? तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गया कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर दो रिएक्टेंट के बीच में एक रिएक्टेंट का अमाउंट काफी ज्यादा होगा और दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट काफी कम होगा। अब जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो जिसका अमाउंट काफी ज्यादा है उसके कंसंट्रेशन में चेंजेस नेग्लिजिबल समझ आएगा, लेकिन जिसका अमाउंट काफी कम है जिस रिएक्टेंट का, उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के जैसा बाहर से देखने में लगता है, लेकिन अगर हम इनसाइड व्यू देखेंगे तो ये हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही लगेगा, क्योंकि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन का बात आता है वहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन को मेजर करने की बात आती है। चेंज इन कंसंट्रेशन जहां पर मेजर हो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। तो ए के रेस्पेक्ट में चेंज एप्रिसिएबल समझ में आ रहा है, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में चेंज समझ नहीं आ रहा है। तो बी के अमाउंट को हम जो चेंज हुआ उसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ए के अमाउंट को मेजर कर रहे हैं, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर। बात समझ में आ गई? अब नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो क्या हो रहा है? इट इज अ रिएक्शन which seems to be second order reaction, but experimentally this reaction will actually be first order reaction. क्यों? Because between two given reactants the amount of one reactant will be very large compared to the amount of other reactants. So the rate of reaction, so experimentally the rate of reaction is found to depend only on that reactant
whose concentration, whose amount is very very small, very very smaller than the other reactant. तो यहां पर यह हो रहा है कि इट इज अ रिएक्शन which seems to be second order reaction, but experimentally the reaction is actually be first order reaction, because between the two reactants the amount of one reactant will be very very large compared to the amount of other reactant. So experimentally the rate of reaction is found to depend only on that reactant whose amount is very very small than the other reactant. ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, तो इसीलिए जहां पर A और B के बीच में रिएक्शन होके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, वहां पर A बहुत स्मॉल था और B लार्ज अमाउंट में था, लार्ज. देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा था? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A, इसी पर. बिकॉज B का कंसेंट्रेशन प्रैक्टिकली चेंज नहीं हुआ, बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ B रिमेन अनचेंज्ड, प्रैक्टिकली रिमेन्स अनचेंज्ड प्रैक्टिकली. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ले लेते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जहां से ये रिएक्शन और अच्छे से समझने में आपको हेल्प मिलेगा. जैसा कि अगर हम एस्टर हाइड्रोलाइसिस के बारे में सोचते हैं, जहां पर CH3C एस्टर है, CH3COO C2H5, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में है, और इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर एंड एसिडिक मीडियम. लार्ज एक्सेस अमाउंट में है, तो यहां से क्या क्या बनेगा? यहां से बनेगा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल. तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या समझ में आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम समझना चाहें रिएक्शन को देख के, तो क्या समझ में आएगा? एक रेट कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर होगा और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा. चूंकि वाटर यहां पर वेरी लार्ज अमाउंट में है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज वेरी वेरी लार्ज इन अमाउंट, यहां पर ये देख के समझ में आया कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. लेकिन चूंकि वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, सो इट्स अमाउंट रिमेन्स प्रैक्टिकली अनचेंज. सो इट्स अमाउंट रिमेन्स practically unchanged after the reaction. So ये वाला कांस्टेंट रह गया और ये भी कांस्टेंट तो है ही. सो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड हो जाएगा? ओनली एस्टर के कंसंट्रेशन पर. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3 COO C2H5 इसके. और यही हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी है. तो यहां से देख के समझ में आ रहा है कि यहां पर N इज इक्वल टू 1 है. सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.
जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो बाहर से देख के समझ में आएगा कि ये हमारा जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन जब आप इनसाइड व्यू देखोगे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखोगे तो आपको समझ में आया कि नहीं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं, जहां पर हमको समझ में आएगा कि ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअली ये फॉल्स होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। बात समझ में आ गई? आप ये एग्जांपल देख लीजिए, मैं एक और एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज अगर हाइड्रोलाइसिस होता है, सुक्रोज वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहां पर डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, अभी यहां पर ये वाटर अगेन लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज इन अमाउंट, ठीक है, और ये सुक्रोज स्मॉल अमाउंट में होगा। सो अगर हम इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम समझना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो देख के क्या समझ में आएगा कि K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज और कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, देख के समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। बट एक्सपेरिमेंटली it has been found that concentration of water remains practically unchanged after the reaction. So rate of reaction, so experimentally rate of reaction will be is equal to K dash into concentration of sucrose. ओके, जहां पर K डैश क्या हो गया, चूंकि ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट है ही, रेट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा ही। तो यहां पर K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड किया, ओनली द कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज के ऊपर। देख लीजिए आप। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिया और हमने ये जाना भी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये वन व्यू में दूर से देखने में आपको समझ में आएगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखोगे तो आपको जरूर यहाँ से मिल जाएगा इंफॉर्मेशन कि दो रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही चेंज हुआ है। दैट मीन्स जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अनचेंज रहा है, ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है। दैट इज वाई एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात आएगी तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि दो रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या एक रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होगा और दूसरे रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो काफी कम होगा। तो जिस रिएक्टेंट का अमाउंट काफी कम होगा वही अप्रिसिएबल चेंज होगा और वही चेंज आपको समझ में भी आएगा एक्सपेरिमेंटली, लेकिन जिसका अमाउंट ज्यादा है वो आपको समझ में नहीं आएगा और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उसके अमाउंट में आपको प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसा कि हमने एस्टर के केस में देखा, एस्टर हाइड्रोलाइसिस के केस में और सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के केस में भी देखा कि दोनों ही केस में वाटर इतने ज्यादा अमाउंट में है
कि उसका जो कंसंट्रेशन है या जो उसका अमाउंट है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ओनली सुक्रोज या एस्टर के कंसंट्रेशन में आपको चेंजेस दिखेगा। दैट मीन जहां एस्टर हाइड्रोलाइसिस हुआ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एस्टर के रेस्पेक्ट में, अगर हम एस्टर को देखते हैं, क्योंकि वही कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। और सुक्रोज के केस में भी हमें वही इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि वाटर जो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए यूज हो रहा है वो भी प्रैक्टिकली अनचेंज रह रहा है, इसीलिए सुक्रोज का कंसंट्रेशन एप्रिसिएबल चेंज हमें समझ में आ रहा है, और सुक्रोज के रेस्पेक्ट में ही वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मेन बात यह है कि जब भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा वहां पर एक रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, और जिस रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होगा उस रिएक्टेंट का अमाउंट एंड ऑफ द रिएक्शन चेंज प्रैक्टिकली नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।